हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस इंडियन हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या डिस्कस हुई इसमें? इंडियन पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है कि नहीं है। दूसरा कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर जो है वो बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है कि नहीं। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू का लिमिट क्या है। चौथा, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि। केशवानंद भारती एक हेड ऑफ एडनूर मठ थे और एडनूर मठ के पास बहुत ज्यादा जमीन था। अब आपने देखा था लास्ट क्लास में कि पंजाब जिस तरह से लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब लैंड टेन्योर एक्ट लेके आती है, उस तरह से केरला गवर्नमेंट भी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 आती है। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, उसी तरह से केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। इस कारण से केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को इम्प्लीमेंट करके एडनूर मठ का, जो कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में था, वहां पे बहुत ज्यादा जमीन सरकार उनसे ले लेती है लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब केशवानंद भारती को ये चीज पसंद नहीं आता है। वो रिट्स का यूज करके अंडर आर्टिकल 32 पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बोलते हैं, माय लॉर्ड, मेरा आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 का 1 का F राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है, प्लीज हेल्प मी माय लॉर्ड। मेन इशू क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 29 1972 से केरला गवर्नमेंट की लैंड रिफॉर्म की एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है और फिर वो एक्ट इम्यून हो जाती है। वहां पे इवन इफ द फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड, वो एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट। अब देखिए, जब गोलकनाथ का जजमेंट जब से आया तब से जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रही है। कभी जुडिशियरी पार्लियामेंट के किसी एक्ट को नल एंड वॉइड कर देती थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती थी, तो कभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके जुडिशियरी का जजमेंट को ओवरटर्न कर देती थी। एग्जांपल देख सकते हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 में आया एंड इसको स्ट्रक डाउन कर दी सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। देन टू एबोलिश द प्राइवेट पर्स, प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आया था और इसको माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में स्ट्रक डाउन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज चलता रहा। देन पार्लियामेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th, 25th एंड 29th लाके इन सब सारे जजमेंट को अंडू करना चाहा। 24th अमेंडमेंट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। 25th अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 29th अमेंडमेंट एक्ट से अभी मैंने बताया कि केरला के दो लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। आर्टिकल 31C क्या है जिसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? आर्टिकल 31C बोलती है कोई भी लॉ जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्पेसिफाइड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर आर्टिकल 39B के अंदर और आर्टिकल 39C के अंदर की चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको इस ग्राउंड पे स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करती है अंडर आर्टिकल 14 एंड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 39B में क्या था? ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। जो मटेरियल रिसोर्स हैं उस पे कुछ सेक्शंस का कंट्रोल ना हो जाए, इसको रोकने के लिए। एंड आर्टिकल 39C को कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सिमिलर टाइप था। और फिर आर्टिकल 31C का पार्ट 2 क्या बोलती है कि कोई भी लॉ जो इस तरह से सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती साहब ने आर्गुमेंट दिया कि माय लॉर्ड, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 का 1 का F में दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट 24th एंड 25th को लाके इसको मुझसे छीन रही है। एंड केशवानंद भारती साहब ने ये आर्ग्यू किया, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को फ्रीडम देने के लिए बनाई गई है। इतने साल, अब 200 साल तो हम लोग गुलाम रहे, उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, अब हम लोगों को फ्रीडम मिली है। अब जाके जो इस तरह का टेरेनी वाला लॉ बनेगा तो कैसे चलेगा माय लॉर्ड? उनके हिसाब से कि आर्टिकल 31C को जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास करके लाया गया था, वो उनके फ्रीडम को
छीन रही थी। केरला गवर्नमेंट का आर्गुमेंट करती है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। उनका कहना है कि साहब अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा। देन ये बोलती है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस जो हैं वो तो डीपीएसपी में भी है और प्रियम्बल में भी है, तो इन सबको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़ी जो ये बस लिख के रखा हुआ है इनको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इनको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर किसी न किसी का राइट्स थोड़ा बहुत हनन होगा ही। एंड आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के किसी भी आर्टिकल्स को लेके अगर सुप्रीम कोर्ट में बार बार पहुंचा जाएगा तो फिर हम सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को कभी फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे जो कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है। और इन्होंने बोला कि आर्टिकल 31C बहुत ज्यादा एसेंशियल है ताकि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी लॉ को आर्टिकल 14, 19 एंड 31 के कारण चैलेंज ना किया जा सके। उसके बाद केरला गवर्नमेंट बोलती है पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट फंडामेंटल राइट इवन जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस को, फ्रीडम टू रिलीजन को, इस तरह के राइट्स को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री में ये लार्ज हाईएस्ट बेंच था, 13 जज बेंच का केस था और वहां पे मेजोरिटी आती है बहुत मार्जिनल 7:6 का मेजोरिटी आता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आती है। हमने देखा था कि किस तरह से आर्टिकल 13(2) के अंदर लॉ वाली बात आती थी और आर्टिकल 13(3) के अंदर उन सब लॉ को डिफाइन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन आती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। इसलिए देयर इज नो एक्सप्रेस लिमिटेशंस टू द पावर ऑफ parliament and power of parliament is to amend constitution is unlimited। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है या किसी और चीज को अमेंड नहीं कर सकती है, किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। अब यहाँ देखिए यही चीज तो गोलकनाथ केस में बोली थी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, अगर अमेंड करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी और वो जो रिकमेंड करेगी उसी हिसाब से काम होगा, है ना। तो वहां से यू टर्न आ गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वैलिड, जो कि गोलकनाथ केस की बात के बाद हम लोग ने देखा था। देन तीसरा, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ फिर बेरुवारी यूनियन केस में इसका जस्ट अपोजिट बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे बोली थी प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ बोल रही है प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल यू टर्न हो रहा है दो जजमेंट का, गोलकनाथ केस का और बेरुवारी यूनियन का। उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है वो बोलती है कि आर्टिकल 31 का सी का फर्स्ट पार्ट तो वैलिड है, आप सोशियो इकोनॉमिक पार्ट जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है उसको आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट आपने लिखा है 31C का बी कि किसी भी कोर्ट में कोई भी लॉ इस तरह का जो बना हुआ है वो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर इज जुडिशियल रिव्यू इवन फॉर दैट लॉज। इस तरह का लॉ जो इनेक्ट किया जाता है टू गिव द इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द पार्ट 4, इसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना पड़ेगा और इसको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को प्रूव करना पड़ेगा। देन 29th अमेंडमेंट एक्ट, 29th अमेंडमेंट एक्ट से जो केरला के 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट को डाला गया था 9th शेड्यूल में, उसके बारे में बोली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि ये भी वैलिड है, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दिस इज वेल एंड गुड। बट ये चीज बोली इवन इफ इट इज पुट इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब नहीं है कि आपके पास पूरा इम्यूनिटी है, किसी भी कोर्ट में कहीं भी चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को ये हैम्पर करती है देन इसको चैलेंज किया जा सकता है। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि 1973 में पहली बार इस तरह की बात हुई थी, सज्जन सिंह केस में भी जो जस्टिस मुधोलकर थे उन्होंने इस तरह का प्रपोजल रखा था कि कुछ बेसिक फीचर प्रिंसिपल्स होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको अमेंड नहीं किया जाना चाहिए। और ये चीज फाइनली आके 1973 में केशवानंद भारती केस में
इम्प्लीमेंट होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर्स जो है जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक है, इस सब चीजों को आप चेंज ना कर दें। इन सब चीजों को क्या पता कल कोई आके मोनार्की में कन्वर्ट कर देगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल इन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। देन अब बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव बना के नहीं दिया कि भाई ये 25 आइटम है और यही सब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बस इन्होंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे दिया, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनामिक थिंग, ये बार बार चेंज होगा, देयरफॉर इसको एक बार लिस्ट नहीं किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन में अलग बता दिया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का नेचर जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। और इन सब चीजों को आर्टिकल 368 का यूज करके, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके नहीं चेंज किया जा सकता है। तो ये तो हो गई आपकी जजमेंट। अब कंट्रोवर्सी क्या हुई? उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जज उनको बनाया जाता था जो सीनियर मोस्ट होते थे, लेकिन जब ये जजमेंट आया उसके कुछ सालों बाद जस्टिस एन राय को उनके 3 सीनियर मोस्ट जज को सरपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये एक डार्क फेज था। इन 1975 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन राय ने फिर से एक 13 जज बेंच को बनाया और उनका मोटिव था कि केशवानंद भारती केस को रिव्यू किया जाए। बट ये रिव्यू जो था वो सुओ मोटो टाइप से किया जा रहा था और इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। देयरफॉर इस रिव्यू को बाद में इन्होंने डिसॉल्व कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अनदर कंट्रोवर्सी कि फिर से पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है और वहां पे अनलिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट देना चाहती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी वैलिड होता नहीं है, बाद में आगे के केसेस में इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाता है। आज के क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।